अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार खालिद। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। स्टूडेंट्स, आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइम्स में कैसे बनते हैं और कब वो डोमिनेंट होते हैं। डिफरेंट टाइम स्केल्स, टाइम पीरियड्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने भी हैं और वहाँ पे वो डोमिनेंट कैसे होते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। देन जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक चार्ट की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए जिस चार्ट की ज़रूरत है हम उसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कह देते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का हम एक और नाम भी यूज़ करते हैं, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। जो लाइफ है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, टाइम के मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में आप लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सी लाइफ डोमिनेंट हुई है और कौन सी लाइफ उस जगह पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और देन हम ये भी देखते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी टाइम में बने हैं, डोमिनेंट हुए हैं और वहाँ से एक्सटिंक्ट कैसे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को बनाने के लिए हमें कुछ मेथड्स की ज़रूरत थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम चार्ट रिक्वायर था। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को बनाने के लिए हमें कुछ मेथड्स की जरूरत थी। उनमें से पहला मेथड आ जाता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। पास्ट ऑर्गेनिजम्स की उनके जो डेड रिमेन्स, उनकी बाकियात आज हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको फॉसिल्स का नाम देते हैं। फॉसिल्स लाखों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद थे वो अब उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद वो ज़मीन पर के नीचे ज़मीन के डिफरेंट लेयर्स में दब गए। अब जो उनकी बाकियात मिलती हैं, ये बाकियात हमें बताती हैं कि मुख्तलिफ टाइम स्केल्स में लाइफ मौजूद थी। दूसरा हमारा मेथड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि हमें जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाता है, वो है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस। फॉसिल्स एक रॉक की डिफरेंट लेयर्स में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक रॉक की डिफरेंट लेयर्स बनी है, उसमें डिफरेंट टाइम्स रिक्वायर हैं। जब अगर टाइम डिफरेंट रिक्वायर है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, वो जो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं वहाँ पे, तो वो मुख्तलिफ लेयर्स में मौजूद हैं। उन लेयर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं। अब हम इसको देखते हैं कि टाइम सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। मुख्तलिफ लेयर बनी, उन लेयर्स में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अगर वो लेयर हमारे पास पुरानी है तो नो डाउट वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा वो भी काफ़ी पुराना होगा। अगर वो लेयर हमारे पास बहुत ही मॉडर्न है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो उस लेयर में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टाइम सीक्वेंस को बनाने से भी। तीसरा हमारे पास मेथड है जो कि हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करता है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द रॉक। जो रॉक है उसकी एज को डिटरमाइन करने से हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स। हर रॉक से डिफरेंट टाइप के रेडियो एक्टिव रेज एमिट हो रहे होते हैं। जो रॉक्स बहुत पुरानी होती हैं उनमें से रेडियो एक्टिव रेज बहुत कम रिलीज हो रहे होते हैं, जबकि जो रॉक्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं उनमें से रेडियो एक्टिव रेज बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो ओल्डर सेडिमेंट्स ऑफ द रॉक है वो have small amount of these radioactive rays, जबकि जो हमारे पास फ्रेश रेडियोएक्टिव रेज हैं, फ्रेश सेडिमेंट्स हैं, उनमें से रेडियोएक्टिव रेज बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। ये तीन मेथड हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस एंड डिटर्मिनेशन द एज ऑफ द रॉक। ये तीनों जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक्सप्लेन किए जाते हैं और जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन तीनों मेथड की मदद से हमें एक चार्ट देता है। हम उसको चार्ट का नाम देते हैं जी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं मिसाल लेता हूँ कि एक पर्सन है, उसकी एज है 30 ईयर। आपने उसको डिफरेंट पार्ट्स में 10 ईयर के 3 एज बना दिए, फिर आप 3 सेक्शन बना दिए 30 ईयर के। आपके पास एक पर्सन है, उसकी एज है 30 ईयर। 30 ईयर के आपने 3 हिस्से बना दिए, 3 सेगमेंट्स बना दिए, 10 ईयर्स के 3 सेगमेंट बना दिए।
अब हर 10 ईयर को फर्दर आपने डिवाइड किया 6 मंथ में। इस तरह आप बता सकते हैं कि 6 मंथ में वो पर्सन की एज क्या थी, उसका वेट क्या था, वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। इसी तरह टाइम को आपने 4 बड़े इराज में डिवाइड कर देना है। हमारे पास 4 बड़े इराज हैं, सीनोजोइक इरा, सेकंड मीजोजोइक इरा, थर्ड पैलियोजोइक इरा, फोर्थ वन आ जाते हैं प्रोटीरोजोइक इरा। आपने टाइम को 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उनका नाम रख दिया आपने इराज। 4 इराज हैं, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक। अब एक इरा जिसका जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो आपने इसको फर्दर हिस्सों में डिवाइड करना है। अब एक इरा को आपने पीरियड्स में डिवाइड कर देना है, उसको फर्दर छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, वो हमारे पास आ जाएंगे पीरियड्स। उस पीरियड को आपने इस पीरियड की जो एज रखनी है वो मिलियंस ईयर अगो रखनी है। इसी तरह पीरियड्स के नेक्स्ट भी होते हैं इपोक्स, वो इपोक्स हम नेक्स्ट लेवल में डिस्कस करते हैं, बीएससी एमएससी लेवल तक। अब यहां पर हम बात करते हैं सीनोजोइक इरा, जिसके 2 पीरियड हैं, क्वार्टरनरी एंड टर्शरी। क्वार्टरनरी और टर्शरी दोनों ही 70 मिलियन ईयर अगो हैं, 70 मिलियन ईयर अगो ही ये दोनों इराज मौजूद होते हैं। इन इराज में हुआ क्या था? ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए, सेकंड एंजियोस्पर्म, मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये डोमिनेंट हो गए इन द सीनोजोइक इरा, जिसमें क्वार्टरनरी और टर्शरी पीरियड्स इंक्लूड हैं, और वो 70 मिलियन ईयर अगो हैं। अब हम बात करेंगे मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा में हम बात करेंगे क्रीटेशियस मीजोजोइक इरा का एक पीरियड है जो 135 से 70 मिलियन ईयर अगो है। 135 से 70 मिलियन ईयर अगो इसमें हमारे पास एंजियोस्पर्म्स अपीयर हुए, और जितने भी डायनासोर थे वो यहाँ पे इस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मीजोजोइक इरा के दूसरे पीरियड के, दैट इज द जुरासिक। जुरासिक 180 मिलियन ईयर अगो से 135 मिलियन ईयर अगो पहले का पीरियड है। इसमें हमने बताना है कि जिम्नोस्पर्म्स और डायनासोर, ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स और डायनासोर दोनों ही इस टाइम पीरियड में डोमिनेंट हो गए। तीसरी पीरियड ऑफ द मीजोजोइक इरा दैट इज द ट्राइएसिक। ट्राइएसिक 225 से 180 मिलियन ईयर अगो का टाइम है, जिसमें फर्स्ट डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स ये अपीयर हुए। देन हम बात करते हैं पैलियोजोइक इरा की। पैलियोजोइक इरा में हमारे पास 6 पीरियड्स हैं। उन पीरियड्स में पहला आ जाता है परमियन 270 से 225 मिलियन ईयर अगो का एक टाइम स्केल है, टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें रेप्टाइल्स बनते हैं। सेकेंड पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक इरा दैट इज द कार्बोनिफेरस, जिसमें फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स और रेप्टाइल ओरिजिनेट होते हैं, और इसका टाइम है 350 टू 270 मिलियन ईयर अगो। देन हम बात करते हैं डिवोनियन पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक इरा की। ये 400 मिलियन ईयर अगो से 350 मिलियन ईयर अगो का ड्यूरेशन है, जिसमें फर्स्ट एम्फीबियन और इंसेक्ट्स बनते हैं। देन हम बात करते हैं साइलोरियन इरा की। साइलोरियन पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक इरा जो कि 440 टू 400 मिलियन ईयर अगो बनता है, जिसमें वास्कुलर प्लांट्स और आर्थ्रोपोड्स बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डोवियन की 500 मिलियन ईयर अगो, जिसमें वर्टिब्रेट्स बनते हैं। और एट द लास्ट पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक इरा दैट इज द कैम्ब्रियन, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट होते हैं, और इसका टाइम है 600 मिलियन ईयर अगो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 3 मेन इराज थे जिसमें सबसे ज्यादा लाइफ में वैरायटी इवॉल्व हुई। उससे पहले हम बात करेंगे इन पैलियोजोइक इरा के 600 मिलियन ईयर अगो पहले क्या चीज बनी थी। हम कहते हैं कि उन इराज में सबसे पहले जो चीज बनी थी वो जमीन की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुई। उसके साथ साथ जमीन पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बनने शुरू हुए। प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह यूकैरियोट्स भी 600 मिलियन ईयर अगो पहले बने, जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। देन हम बात करते हैं कि इस इरा को कहते हैं प्रोटीरोजोइक इरा, और ये 2000 मिलियन ईयर अगो
का ये टाइम है जिसमें ओरिजिन ऑफ एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ टेक प्लेस होती है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए जियोलॉजिकल टाइम चार्ट यूज किया। इसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स को यूज किया। हमने देखा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम मीन के रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम मीन के रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास 5 मेजर ग्रुप हैं। उन 5 ग्रुप्स में हम बात करते हैं फिशेस की। फिशेस जिसमें गिल्स और फिन्स मौजूद होते हैं, वर्टिब्रेट्स की पहली क्लास। उसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड करते। इसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की जो कि रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड नहीं बल्कि वो ड्राई प्लेस पर डिपेंड करते हैं। देन हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियन रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में 4 लिम्ब, जिस तरह हमारे ये बाजू हैं, ये हमारे 4 लिम्ब हैं, ये मॉडिफाइड कर जाते हैं उनके विंग्स में, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स वो वर्टिब्रेट्स हैं जो बच्चे देते हैं और उनके जिस्म पर बाल होते हैं। थैंक यू।